हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन के भूगोल विषय को। यानी ये 2026 का लेटेस्ट वाला एडिशन वाला बुक है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव हो तो हमें अवश्य दें। तो बिना देरी के चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहले है भारत का भूगोल सामान्य परिचय। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, यानी रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद तथा जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, यानी चीन के बाद बड़ा देश है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन एंड यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड द्वारा जारी स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 रिपोर्ट के अनुसार चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया। जबकि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 1400 146 दशमलव सॉरी 1463.9 मिलियन, जबकि चीन की मुख्य जनसंख्या 1416.1 मिलियन हो गई है। यानी भारत की जनसंख्या चीन से 47.8 मिलियन अधिक हो गई है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव है, जिसे दो केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ISFR 2023 के अनुसार भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,469 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल के स्थानीय भाग के क्षेत्रफल का 2.4% है। और भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है और 2025 में लगभग 17.78% जनसंख्या निवास कर रही है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर के कुछ क्षेत्र भी शामिल हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932 है। चलिए हम लोग प्रश्नोत्तरी देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इस प्रकार एक और चार गलत है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में भारत के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। संपूर्ण भारत यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। भारत संसार के स्थलीय भाग के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% अधिकृत किए हुए है एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो वो सातवां स्थान है। उसके बाद है भारतवर्ष आकार में विश्व का कितना बड़ा देश है। सातवां बड़ा देश है। हालांकि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 के अनुसार भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति का 17% है।
भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि ISFR 2023 के अनुसार 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या, ये 2011 का आंकड़ा है, और 2025 के आंकड़े के हिसाब से 17.78% जनसंख्या भारत में निवास कर रही है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,40,932 है। उसके बाद है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ है, ये भी सही है। और भारत का रेखांकीय विस्तार 67 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, उत्तर ऑप्शन डी है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। और इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। चूंकि भारत जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के आंकड़े से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, जबकि 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, यानी UNFPA के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है। उसके बाद है अक्षांशीय विस्तार। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांशों को अंशों, मिनट और सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है, और विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं। यदि अक्षांश रेखाओं का 1 डिग्री के अंतराल पर यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 यानी 89 + 89 + 1 होगी। किन्हीं दो समानांतर अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको प्रधान यामयोत्तर रेखा भी कहा जाता है। प्रधान यामयोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर भी कहलाती है, और यह रेखा लंदन के ग्रीनविच क्षेत्र से गुजरती है। इस कारण इसे ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी कहा जाता है। वर्तमान में इसे कोऑर्डिनेटल यूनिवर्सल टाइम कहा जाता है। प्रधान यामयोत्तर के पूर्व और पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर 1 डिग्री अंतराल वाली दो क्रमिक देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अतः संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, और उसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। ISFR 2023 के अनुसार संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 5 मिनट अक्षांश के मध्य है, और इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है, अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है, और उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव
दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। पहला प्रश्न है कि भारत विस्तृत है। तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की मुख्य भूमि का सही अक्षांशीय विस्तार कौन सा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर। और भारत की मुख्य भूमि पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। नेक्स्ट है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो वो राजस्थान से होकर गुजरता है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो है जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। उसके बाद है भारत एवं कर्क रेखा। तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। और 21 जून एवं इसके निकटतम तिथि को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु कर्क रेखा पर होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक एवं रातें सबसे छोटी होती हैं, तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थिति होती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कर्क रेखा गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती है। चौथा प्रश्न है कर्क रेखा गुजरती है तो मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम यानी इन सभी से होकर गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है कि भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है झारखंड। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो मणिपुर से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो विकल्प के अनुसार गांधीनगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। निम्न में से या निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है। तो विकल्पों के अनुसार इसमें कोलकाता कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित है। कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट है। अतः उपयुक्त में से कर्क रेखा से निकटतम नगर कोलकाता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो वह है 23 डिग्री 30 मिनट। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है और इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 1 और 4 सही है। कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है और भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी यह भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली कर्क रेखा के उत्तर में जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं को दो हिस्सों में नहीं बांटती। और भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। विकल्प के अनुसार इसमें मणिपुर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो विकल्पों के अनुसार दिल्ली में दिन की अवधि अधिकतम होगी। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। और 21 जून एवं उसके निकटतम तिथि को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु यानी कर्क रेखा पर होता है। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक, रातें सबसे छोटी अवधि की होती हैं। और कर्क रेखा से उत्तर दिनों की अवधि तेजी से बढ़ती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है। तो विकल्पों के अनुसार इसमें जबलपुर सबसे निकट में है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला टॉपिक है मानक समय। तो भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा मिर्जापुर, इलाहाबाद या वर्तमान प्रयागराज के निकट से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य टाइम से 5.5 घंटा आगे है, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। टाइम जोन का आधार प्रायः 15 डिग्री देशांतर या 1 घंटा है, जिसे 24 टाइम जोन बनते हैं, जो दिन के 24 घंटों यानी पृथ्वी की एक घूर्णन का प्रतिनिधित्व करता है। अधिकांश टाइम जोन्स का आधार कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम से प्रायः 15 डिग्री या 1 घंटा है, जबकि कई देशों में यह आधार 7.5 डिग्री 30 मिनट यानी कि 30 से 45 मिनट वहाँ की कानून या सरकारी निर्णय से तय होता है। जैसे भारत में यूटीसी से 30 मिनट के गुणांक आधार पर कानून द्वारा तय किया गया है। यानी भारत के बृहद देशांतरीय विस्तार के कारण गुजरात के पश्चिमी छोर से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के बीच स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्व याम्योत्तर देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यानी कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर यानी 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 तक होती है। और सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं और 2 विपरीत देशांतर रेखाएं मिलकर एक वृत्त बनाती हैं। ग्रीनविच या प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे यानी 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है और 1 डिग्री के अंतराल पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। अतः 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर समय जीएमटी से आगे, ग्रीनविच टाइम से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर जीएमटी से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटा आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम पश्चिम याम्योत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को जोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अब हम देखते हैं प्रश्नोत्तरी। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। इसका उत्तर है ऑप्शन इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। यानी मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। 82.5 डिग्री पूर्व भारत की मानक देशांतर रेखा है और मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अतः भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट है। इसी प्रकार भारत का देशांतरी विस्तार गुजरात के सबसे पश्चिमी छोर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यानी भारत का देशांतरी विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट है। गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के अंतिम छोर के बीच स्थानीय समय में 117 मिनट 2 सेकंड यानी लगभग 2 घंटे का अंतर है। और 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत की मानक देशांतर रेखा है, जो भारत के लिए मानक समय माना जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा मिर्जापुर, इलाहाबाद या वर्तमान प्रयागराज के निकट से होकर गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो वो 82.5 डिग्री पूर्वी है। भारतीय मानक समय रेखा
या भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो ये वर्तमान प्रयागराज के निकट इलाहाबाद से लिया जाता है। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? तो बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में एक दूसरे को काटती हैं, जो कि बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक है दूरस्थ बिंदु। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात और उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख और दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु इस प्रकार हैं। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। 2004 में आए सुनामी के कारण समुद्र जल में डूब गया है एवं भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु है। अब सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु देखें तो सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल लद्दाख है। और सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु गुहार मोती गुजरात का है। और सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबिथु टाउन अरुणाचल प्रदेश का है। डोंग भारत का सबसे पूर्वी गांव है जो भारत, चीन और म्यांमार के मिलन बिंदु के निकट है। यह अरुणाचल प्रदेश के अजाव जिले में स्थित है और डोंग को भारत का उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है और कन्याकुमारी की केप कोमोरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नोत्तरी। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट पर, यानी भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो बड़ा निकोबार है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार में स्थित है। और भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत के राज्यों में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में, यानी भारत के मुख्य भूमि का सुदूरस्थ बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में स्थित है। भारत का वह कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो वह है कन्याकुमारी। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। अगला टॉपिक है सीमावर्ती देश। तो भारत के निकट स्थलीय पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश तथा निकटतम द्वीपीय देश है मालदीव व श्रीलंका। और देश की प्राकृतिक सीमाएं एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की सीमाएं हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती हैं। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तथा उत्तर में चीन और पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, जो कि पूरी सीमा नहीं है। जबकि अन्य देशों नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ भारत की प्राकृतिक सीमाएं हैं। भारत की भू सीमा लगभग 15,114.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। इसकी संशोधित लंबाई है 11,098.81 किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई। बांग्लादेश के साथ सीमा की लंबाई कितनी है? तो 4,096.7 किलोमीटर। और इससे संबंधित राज्य कौन से हैं, यानी कौन से राज्य बांग्लादेश से लगे हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये राज्य बांग्लादेश के सीमा पर हैं। उसके बाद है चीन। तो चीन की सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर और इससे संबंधित भारतीय राज्य है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है पाकिस्तान। तो इसकी सीमा की लंबाई है 3323 किलोमीटर और इससे संबंधित राज्य हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट है नेपाल। तो नेपाल से लगे सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर और इनसे सटे राज्यों की संख्या है उत- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट है म्यांमार जिसकी सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है और इससे संबंधित राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उसके बाद है भूटान। इसकी सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है और इसे लगे हुए राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर है जो कि सबसे न्यूनतम है और इससे संबंधित केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है लद्दाख। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है।
भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। अब हम देखते हैं एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन तीनों को स्पर्श करता है। उत्तराखंड चीन और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को स्पर्श करता है। सिक्किम नेपाल, चीन, भूटान को स्पर्श करता है। असम बांग्लादेश और भूटान को स्पर्श करता है। अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार और भूटान को स्पर्श करता है। और मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार को स्पर्श करता है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करती हैं। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित एक सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाहरी शक्ति द्वारा आरोपित होती है। 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ब्रिटिश सरकार एवं तत्कालीन भारत सरकार द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं और इस रेखा का प्रस्ताव सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। भारत के उत्तर पूर्वी खंड से मैकमोहन या मैकमाहोन रेखा पृथक होता है चाइना। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है और इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश भारत सरकार की कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य पाक की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है और पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है और इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है और इसका नामकरण रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकान नागा पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल में 2216.7 किलोमीटर, असम में 263 किलोमीटर, मेघालय में 443 किलोमीटर और त्रिपुरा में 856 किलोमीटर और मिजोरम से 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम की है जो कि 267 किलोमीटर है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर एवं सिक्किम 32 किलोमीटर। इन सभी राज्यों की सीमाएं भूटान को स्पर्श करती हैं। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख 1597 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर, उत्तराखंड 345 किलोमीटर और सिक्किम 220 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर में विस्तृत है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नोत्तरी। इसमें पहला प्रश्न है कि सही कथनों का चुनाव करना है। इसमें तीनों कथन सही है, यानी असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है? तो वह है मिजोरम। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर, असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 318 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? तो नागालैंड अपनी सीमा नहीं बनाता। उसके बाद है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? तो मेघालय की सीमा नहीं मिलती है। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है और भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता? तो बिहार है, नहीं बांटता है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से अधिकतम स्पर्श करती हैं और बाकी राज्य हैं नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन राज्यों की सीमाएं म्यांमार के साथ मिलती हैं। निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो असम की सीमा नहीं है।
भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात सीमा बनाते हैं और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित रूप से पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है सिक्किम और बिहार। नेपाल के साथ सिक्किम बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश की है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की है जो कि 106 किलोमीटर है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। भारत एवं पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया जाता है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान के साथ। भारत और अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश भारत सरकार के कर्नल मोर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौतों के माध्यम से किया गया। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है अध्यारोपित सीमा रेखा का। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाहरी शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है और वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ब्रिटिश सरकार यानी तत्कालीन भारत सरकार द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। नेक्स्ट है कि मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है। मैकमोहन या मैकमाहोन रेखा भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है जिसे 3 जुलाई 1914 को शिमला कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद निर्धारित किया गया था। यह रेखा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और चीन के दक्षिणी सीमा का सीमांकन करती है। नेक्स्ट है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभाजित करती है? भारत और चीन। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो मैकमोहन रेखा करती है। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच। और किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। यह जलडमरू मध्य पाक की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो सिक्किम है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो त्रिपुरा है। त्रिपुरा राज्य पूर्णतया उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वहीं पश्चिम बंगाल की केवल उत्तरी क्षेत्र के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी भू सीमा की लंबाई निम्नानुसार है। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगा है? तो अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले चीन के तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि अल्मोड़ा जिला तिब्बत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। देखते हैं भौतिक विभाजन। इसमें पहला टॉपिक है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। पुराचुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों, अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह प्राचीन शाखा यानी विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के प्राचीन चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पुराचुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन या प्रवाह सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पुराचुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार प्रायद्वीपीय भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है और गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी महाकल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट और यूरेशियन प्लेट से टकराई।
इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों यानी भारत तथा यूरेशियन के बीच टेथिस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय के रूप में विकसित हो गए। और हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इससे ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पातालतोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। टेथिस सागर के मलबों का हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी या बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। भूवर्गीय भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भागों में से एक है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सबसे स्थिर भूखंड है और प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिस्राही विस्तार है और इस पर गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। यह है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। एनसीईआरटी के अनुसार भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 भूवैज्ञानिक और 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियम क्रम की चट्टानों के अपक्षय, अपरदन एवं निक्षेपण तथा रूपांतरण से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं। इसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा इत्यादि खनिज प्राप्त होते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। और विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला मध्यम श्रेणी का होता है और यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है और इसमें सल्फर की मात्रा एकदम न्यूनतम होती है। अब हम देखते हैं प्रश्न कोश। तो पहला प्रश्न है, भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों में संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है उत्तर की ओर। महाद्वीपीय विस्थापन या प्रवाह सिद्धांत के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत एक ही स्थल पिंड से या एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी महाकल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत स्थल पिंड उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तट एवं द्वीप। भारत को 6 भौतिक या प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी मध्य ट्रैप की मोटाई लगभग 1200 मीटर है, ये सही है। निम्न ट्रैप की मोटाई लगभग 150 मीटर है, ये भी सही है। और ऊपरी ट्रैप की मोटाई लगभग 450 मीटर है, ये भी सही है। दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रेटेशियस कल्प में पश्चिमी मध्य भारत में हुआ, जिसमें अधिकांशतः महाराष्ट्र के क्षेत्र शामिल हैं। ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप लावा प्रवाह से लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया था और इस क्षेत्र में 2000 मीटर से अधिक मोटाई तक बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। दक्कन ट्रैप की मोटाई ट्रैप के उत्तर पश्चिम से पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर कम होती जाती है और ट्रैपों के मध्यवर्ती तल में सागरीय पादपों और जंतुओं के अवशेष नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के किस भाग में पतालतोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पतालतोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पतालतोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आता है, परंतु दूसरे के लिए यानी पतालतोड़ कूप में
मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में भू आकार की संरचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें एक, दो और तीन तीनों सही हैं। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का एक विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई और गंगा मैदान की रचना एक अग्रगरत में हुई है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिस्रायी विस्तार है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति में ही हुई है और एडवर्ड सुएस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रगरत पैदा हो गया और यह अग्रगरत एक विशाल भूसन्नति की भांति था। मुख्यतः हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगरत धीरे धीरे बढ़ता रहा और बाद में इसी से विशाल मैदान का निर्माण हुआ। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ये सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित या फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। ये कथन भी सही है। और भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है और हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। नेक्स्ट है कि इसमें मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस आदि नूतन काल का है। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन काल का है और अरावली प्री कैम्ब्रियन काल का है और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल की है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस कल्प के अंतिम चरण में, पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक या उत्तर नूतन महाकल्प में, अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन युग में। नेक्स्ट केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो यह भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टानाडु भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। कुट्टानाड आर्द्र भूमि कृषि प्रणाली समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड मत्स्य पालन तथा नारियल कंद एवं खाद्य फसलों के रोपण के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। तो सिंधु क्षेत्र मरुस्थल है। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। तो वह है रोहतास। बिहार में धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भू स्तरीय रचना पाई जाती है और बिहार में विंध्यन भू स्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो वह है गोंडवाना। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण रूपांतरण से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट इत्यादि खनिज प्राप्त होता है। और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ड मिट्टी प्राप्त होती है और विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ और भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है और इस क्षेत्र का कोयला मध्यम श्रेणी का होता है और यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है और इसमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है। उसके बाद है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी,
यानी कथन एक असत्य है और कथन दो सत्य है। इन भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक और द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। भूगर्भिक समय मापन के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन और आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। भारतीय भूगर्भिक समय मापक टी.एस. हॉलैंड द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है कि गंगा के मैदान को किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेगिस्तान के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें सभी कथन सही हैं। यानी भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है और इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 mm से बहुत कम वर्षा होती है और लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर भारतीय रेगिस्तान स्थित है, जिसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं और इसका मुख्य विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में है और यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 mm से भी कम वर्षा होती है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है जो अरावली के पश्चिमी किनारे से निकलकर कच्छ के रण में गिरती है। उसके बाद है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है और ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई, जिसकी औसत चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर है, इतने में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है और भारत के प्रमुख भारतीय हिमालय क्षेत्र वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के निर्माण की आयु के आधार पर वलयों की तीव्रता के आधार पर 3 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है बृहद हिमालय यानी महान हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय और तीसरा है बाह्य हिमालय यानी शिवालिक। हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है। ट्रांस हिमालय यानी पार हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस पैलियोजीन कल्प तक हुआ था। इस प्रकार यह हिमालय से प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान अधिकांशतः सेनोजोइक महाकल्प के पैलियोजीन एवं नियोजीन कल्प के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय या महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ है और उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग में तथा शिवालिक यानी सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण मुख्य सेनोजोइक महाकल्प के नियोजिन कल्प के अपर मायोसीन प्लायोसीन युग में हुआ है। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामुर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है और धौलागिरी चोटी भी नेपाल के पश्चिम मध्य में स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है और हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए नदियां हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं और महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है और इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा चौड़ाई 40 से 80 किलोमीटर के मध्य है। एनसीईआरटी के अनुसार इनकी औसत चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे
लंबी है और धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल की कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। निम्न हिमाचल यानी लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले जलोढ़ एवं गुटिका यानी कंकड़ बजरी निक्षेपित मैदान को भाबर कहा जाता है और यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र की शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। कंकड़ और बजरी की संरचना इतनी अधिक है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई देती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूरब में कम और पश्चिम अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसे तराई कहते हैं। भाबर की लुप्त नदियां यहाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय या पार हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ ट्रांस हिमालय में ही है। काराकोरम लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरण को दो नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज यानी सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय तथा पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है और काली तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड्ड यानी गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तिरछा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियां अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं और पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर आदि पहाड़ियां शामिल हैं। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु, गंगा एवं उनकी सहायक नदियां अपरदन एवं निक्षेपण के कारण जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। यह पूरे वर्ष लद्दाख के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बीच की दूरी या समय घटाती है और मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से पूरे वर्ष जोड़ कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश सूरी यानी डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी और 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। अब हम लोग देखते हैं हिमालय के अणुदैर्ध्य उत्क्रम। हिमालय में कई अणुदैर्ध्य उत्क्रम एवं भ्रंश एवं दरार पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है और मेन फ्रंटल थ्रस्ट और एमबीटी यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट के मध्य उप हिमालय या शिवालिक का विस्तार है। एमबीटी एवं एमसीटी के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है और इसके ऊपर बृहद हिमालय जिसे सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है उसका विस्तार है। एमसीटी के ऊपर एचएचसी यानी हायर हिमालयन क्रिस्टलाइंस स्थित है। तिब्बत हिमालय यानी टेथियन
के उत्तर में अवस्थित है और इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सीचर क्षेत्र अवस्थित है और ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है और इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना से भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है और इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। अब हम देखते हैं प्रश्न कोश के बारे में। पहला प्रश्न है कि सही कथनों का चुनाव करना है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। इसका मुख्य कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत के जल विद्युत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जिसमें ऑप्शन ए सही है, यानी हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरे को कारण कहा गया है और इसमें से सही उत्तर को बताना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है और भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। हिमालय अल्पाइन क्रम का नवीन वलित पर्वत है जिसमें विश्व की अनेक सबसे ऊंची चोटियां हैं। हिमालय युवा एवं विवर्तनिक रूप से सक्रिय है। लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का उत्तर की ओर खिसकाव हुआ तो यह यूरेशियाई प्लेट से टकराया, जिससे दोनों के बीच टेथिस भूसन्नति के मलबे के उठने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगातार मंद गति से बढ़ रही है। नेक्स्ट है, इसमें भी सही उत्तर का चुनाव करना है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की पुष्टि करता है। यानी हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है और हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। उसके बाद है, इसमें भी सही उत्तर का चुनाव करना है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो हिमालय अनेक बड़ी सततवाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है और हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा हिमाच्छादित रहती हैं। हिमालय से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी भारत उपमहाद्वीप की प्रमुख और विशाल नदियों का उद्गम होता है। गंगा प्रणाली की प्रमुख धाराएं हिमालयी हिमनदों से निकलती हैं, जबकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर ट्रांस हिमालय या तिब्बत में होता है। ये नदियां वर्ष भर जल प्रवाह बनाए रखती हैं, इसलिए इन्हें सतत वाहिनी कहा जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि हिमालय की उच्चतम श्रेणी ग्रेट हिमालय या हिमाद्री तथा ट्रांस हिमालय की श्रेणियां वर्ष भर बड़े पैमाने पर हिमाच्छादित रहती हैं और यहाँ से अनेक हिमनद यानी ग्लेशियर निकलते हैं। इन हिमनदों से होने वाला हिम पिघलन गर्मियों में भी निरंतर जलापूर्ति करता है, जबकि वर्षा अतिरिक्त जल उपलब्ध कराती है। ऊंची हिमाच्छादित श्रेणियों और उनसे जुड़े हिमनदों की उपस्थिति के कारण ही हिमालयी नदियों को बारहमासी प्रवाह में निर्णायक भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है कि हिमालय की संरचना या हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, इसमें ऑप्शन के हिसाब से बृहत हिमालय श्रेणी प्राचीनतम श्रेणी है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी है तथा शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण मुख्यतः सेनोजोइक महाकल्प के नियोजिन कल्प के अपर मायोसीन प्लायोसीन युग में हुआ है। बृहत, लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान अधिकांशतः सेनोजोइक महाकल्प के पैलियोजीन एवं नियोजिन कल्प के विभिन्न युगों में हुआ है। अगला प्रश्न है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, यानी देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां न होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीतलहरों का अनुभव होता और सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाती और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न हो जाता और हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है और साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु, गंगा एवं उनकी सहायक नदियां अपरदन एवं निक्षेपण के कारण जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे
फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले गुटिका कंकड़ बजरी या जलोढ़ के निक्षेपण से निर्मित मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। नेक्स्ट है कि शिवालिक श्रेणी मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री से निर्मित है? तो असंपीड़ित अवसाद से निर्मित है। शिवालिक श्रेणी मुख्यतः असंपीड़ित अवसाद से निर्मित है। यह असंपीड़ित अवसादी निक्षेप का एक समूह है जो मुख्य रूप से नदी द्वारा लाए गए कंकड़, बजरी, जलोढ़, बालू, चिकनी मिट्टी इत्यादि से बना होता है। उसके बाद है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश क्या कहलाता है? तो हिमालय का सबसे बाहरी प्रदेश शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय के पर्वत पदीय पर भावर प्रदेश स्थित है। और शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं और शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। नेक्स्ट है कि शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? तो हिमालय की हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? तो सेनोजोइक युग में हुआ था। शिवालिक या बाह्य हिमालय का मुख्यतः निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के नियोजिन कल्प के मायोसिन प्लायोसिन युग में हुआ है। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई क्या है? तो उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक पर्वत श्रेणी की ऊंचाई में प्रादेशिक विभिन्नता भी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो सतलुज और काली के बीच है। कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय तथा तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपथ की स्थिति का। भावर मैदान शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूरब में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़, बजरी एवं गुटिका के जमाव से हुआ है। नेक्स्ट है सही निम्न में से सही का मिलान करें तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी उत्तर पश्चिम हिमालय जास्कर श्रेणी की है। हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालय शिवालिक श्रेणी की और दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय लेप्चा जनजाति रहती है और अरुणाचल हिमालय में नमचा बरवा जनजाति पाई जाती है। उत्तर पश्चिम हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। यहाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल जैसी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली यानी घाघरा की सहायक नदी के बीच स्थित है। हिमालय के तीनों पर्वतों मुख्य रूप से इन हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय जिन्हें हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और उत्तराखंड में नागटीवा कहा जाता है और शिवालिक श्रेणी क्रमशः उत्तर से दक्षिण दिशा में इस हिमालय खंड में स्थित है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी प्रवाहित होती है और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियां और गहरी घाटियां पाई जाती हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखर पर लेप्चा जनजाति और दक्षिणी भाग विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या पाई जाती है जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियां शामिल हैं। अरुणाचल हिमालय भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दिफू दर्रे तक फैला है और इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतो और नमचा बरवा शामिल है। नेक्स्ट है कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। तो गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता यानी इन चारों को हम लोग देख सकते हैं। उपयुक्त सभी हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं और नवीन मोड़दार पर्वतों में ये भू आकृतिक लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो पहले है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और उसके बाद शिवालिक। उसके बाद है कि लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में? तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य में स्थित है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है कि सबसे पहले महान हिमालय
लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय आता है। नेक्स्ट है कि पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों में सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है। उसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः लघु लघु या मध्य हिमालय एवं महान हिमालय है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, जो कि भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि इसमें उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताएं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी पहले नंबर पे है धौलाधर पर्वत श्रृंखला, फिर जास्कर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रृंखला और अंत में काराकोरम पर्वत श्रृंखला। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित है। काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियों का क्रमशः पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। नेक्स्ट है कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो है पटकोई श्रेणियां। पटकोई श्रेणियां हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शियरी कल्प में हुआ। नए विभाजन के अनुसार टर्शियरी कल्प का विभाजन पैलियोजीन एवं नियोजीन कल्प के रूप में होता है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपयुक्त में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकोई या पटकाई श्रेणी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो है त्रिपुरा। पटकाई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है और मिजो पहाड़ियां त्रिपुरा से संलग्न है। उसके बाद है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है और यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। उसके बाद है अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा इनमें सही है? तो इसमें चारों सही है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इस सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि अटल सुरंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में बनाई गई है। अटल सुरंग, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, यह हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में बनी एक महत्वपूर्ण राजमार्ग सुरंग है। यह विश्व की सबसे लंबी रोड या हाईवे सुरंग नहीं, विश्व का सबसे लंबा रोड सुरंग रिकॉर्ड नॉर्वे की लेडोंग सुरंग के पास है, जिसकी लंबाई 24.51 किलोमीटर है। अटल सुरंग को 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग के रूप में प्रमाणन प्राप्त है। उसके बाद है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। उसके बाद है ये किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच म- मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। सॉरी, कश्मीर घाटी स्थित है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच। उसके बाद है कश्मीर घाटी स्थित है तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो लद्दाख का पठार अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत और चीन की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है और लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। नेक्स्ट है कि ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। महान या ग्रेट हिमालय की ऊंचाई औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से ऊपर लगभग 8848 यानी लगभग 8850 मीटर है। नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई
8848.86 मीटर घोषित किया है। उसके बाद है कि हिमालय पर्यायवाची है, तो हिमालय मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो इसमें केवल ऑप्शन बी सही है, यानी कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है। भारत के प्रमुख भारतीय हिमालय क्षेत्र वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एवं त्रिपुरा हैं। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है। और पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा, यानी चिल्का के बाद लैगून है। इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। उसके बाद है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। तो भारत में हिमालय श्रेणी सबसे नवीनतम है। हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो वह है हिमाद्री श्रेणी। उसके बाद है कि 2 कथन दिए गए हैं, इनमें सही कथनों का चुनाव करना है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है और हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। नेक्स्ट है कि हिमालय में यानी हिमालय का कौन सा भाग मुख्य सीमांत क्षेप और मुख्य केंद्रीय क्षेप के मध्य स्थित है। तो वह है लघु हिमालयी क्षेत्र। लघु हिमालयी क्षेत्र हिमालय का वह भाग है जो मुख्य सीमांत क्षेप यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट एमबीटी और मुख्य केंद्रीय क्षेप यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी के मध्य स्थित है। उसके बाद है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। उसके बाद है हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये सही है। और बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, ये भी सही है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्ज होम एवं गुफा कराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो कश्मीर हिमालय में, हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं और यह असंगठित से अर्ध संगठित सैंड क्ले कॉन्ग्लोमेरेट अनुक्रम के रूप में पाया जाता है। यह क्षेत्र जाफरान यानी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल अरुणाचल हिमालय में स्थित है, ये भी सही है। और फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, ये भी सही है। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी भाषा में करेवा का अर्थ उठा हुआ टेबल भूमि है। यहाँ असंगठित से अर्ध संगठित सैंड क्ले कॉन्ग्लोमरेट का निक्षेप पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड हिमालय में चंडीगढ़, कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून एवं कोटा दून स्थित है। देहरादून सभी दूनों में से सबसे बड़ा दून है, जिसकी लंबाई लगभग 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल हिमालय के अंतर्गत आता है। एनसीईआरटी के अनुसार नामचा बरवा पर्वत की स्थिति भारत में है, जबकि कुछ भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्रोत के अनुसार नामचा बरवा की स्थिति तिब्बत चीन में है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है और फूलों की घाटी उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। अगला प्रश्न है कि कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो तिब्बत के क्षेत्र में अवस्थित है और यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो वह चोओउ और लहोत्से। चोओउ या चोयू एवं लहोत्से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जबकि अन्नामलाई एवं सिरुमाली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो पहाड़ियां असम की बराक घाटी में स्थित हैं, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां
मेघालय पठार के भाग हैं।